नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है वही अपना उत्तर प्रदेश। जिला है मुरादाबाद। तारीख है 13/14 जुलाई 2024 की मध्य रात्रि। हुआ कुछ यूं कि रात में कोई 1:30 से पौने 2 बजे के बीच में मुरादाबाद शहर में एक थाना है कटघर। कटघर थाने के का मोहल्ला है। कटघर में ही गाड़ी खाना, बीच गाड़ी खाना, वहां से अचानक एक के बाद एक दसियों फोन कंट्रोल रूम यानी 112 कंट्रोल रूम को आए कि साहब मोहल्ले के एक पीतल निर्यातक, ब्रास एक्सपोर्टर, मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहते हैं, पीतल का बहुत बड़ा काम वहाँ पर होता है हर तरह का, और देश विदेश में उसकी खपत होती है, सप्लाई होती है। इसलिए पीतल के एक्सपोर्टर्स बहुत बड़ी संख्या में मुरादाबाद में रहते हैं, रिहाइश करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो सूचना ये हुई कि पीतल के निर्यातक अनिल चौधरी को बदमाशों ने घर में घुसकर चाकुओं से उनकी हत्या कर दी। व्यापारी वर्ग मुरादाबाद का एक प्रेशर ग्रुप है और इस बात को सब लोग जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पुलिस, क्या मजिस्ट्रेसी, सब जानते हैं। इसलिए व्यापारियों के साथ हुई इस तरह की घटनाओं में बड़ी संवेदनशीलता दिखाई जाती है। यही कारण है कि तुरंत एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया जी, थानाध्यक्ष कटघर, सीओ सिटी, सीओ कटघर, सभी लोग मौके पर तत्काल पहुंच गए। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस को जाने का सबने रास्ता दिया। भीतर एक बड़े मकान के उसमें बेडरूम में अनिल चौधरी की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। डबल बेड थी, एक तरफ अनिल चौधरी थे और शायद दूसरी तरफ उनकी पत्नी सो रही होंगी। उनके गर्दन पर और सीने पर चाकुओं के तमाम निशान मौजूद थे। पुलिस ने वहाँ पहले उसका बॉडी का पंचनामा किया। पहला काम ये किया जाता है जहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो, अपराध किसी प्रेशर ग्रुप से संबंधित हो, तो सबसे पहले कि इसके पहले कि सवेरा हो, लोग जगें, रास्ता जाम करें, लाश को रख के बाहर रोड जाम करें, फौरन पुलिस पंचायतनामा भर के, और कभी कभी तो बिना पंचायतनामा भरे ही वहाँ से हटा देती है, जहाँ ले जाकर रखती है वहाँ पंचायतनामा भरती है। बहरहाल पंचायतनामा भर के बॉडी को फौरन जिला अस्पताल वास्ते पोस्टमार्टम भेज दिया गया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पत्नी तनु चौधरी ने यह बताया कि साहब कुछ लोग पेमेंट का पैसा देने के लिए उन्होंने डोरबेल बजाई। मैंने दरवाजा खोला, मुझे एक तरफ धक्का दिया। मेरे पति सो रहे थे और उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया। इसके पहले कि हम कुछ कह पाते, चिल्ला पाते, वहां से वो भाग गए। पुलिस वाले, अब चूंकि उसी घर में मौत हुई है तो उस समय उनकी बातों पर जैसी बात कही जाती है तुरंत उसको पुलिस वाले सुनते हैं। जो भी वहाँ वरिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी हों, केवल और केवल सुनते हैं। फिर किधर से आए, क्या थी, आवाज़ कैसी थी, कपड़े कैसे पहने थे, इन सब तमाम सवालों को जो पुलिस कोशिश करती है कि जल्दी से अगर कोई सुराग मिल जाए तो हम उनका पीछा कर लें। ये सब बात हो रही थी, तभी उसकी मृतक की बड़ी बेटी, मृतक और तनु चौधरी नेचुरली, उनकी बड़ी बेटी 13 साल की मानवी, वो बीच में बोल पड़ी। उसने कहा, नहीं अंकल, जो लोग आए थे, जिन्होंने पापा को चाकुओं से मारा है, मैं उनको
पहचानती भी हूँ और उनके घर तक आपको ले भी जा सकती हूँ। पूरा वहाँ खड़े हुए 10-20 लोग, जिसमें से आधे से ज़्यादा पुलिस वाले थे, कुछ उनके रिश्तेदार थे, हक्का बक्का रह गए। मानवी ने यह बताया कि मैं उन दोनों लोगों को जानती हूँ। मोहित अंकल थे और आमोद अंकल थे। उन्होंने पापा को चाकुओं से मारा। मैंने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन मैं रोक नहीं पाई और इसी बीच वो मौका मिलते ही बाहर भाग खड़े हुए। तब पुलिस ने तनु से पूछा कि जब बच्ची उनको पहचान रही है तो आप क्यों नहीं पहचान पाई? तनु ने फौरन पैंतरा बदला, बोले मैं गहरी नींद में थी, मैं नहीं देख पाई, अंधेरा था, हम लोग लाइट बुझा के सोते हैं, बिटिया भी दोनों हमारे साथ ही इसी कमरे में सोती हैं, इसलिए हम नहीं देख पाए। हो सकता है मेरी बेटी, उसकी आंख खुली हो, पूरी तरह से सोई न हो, इसलिए उसने उनको देख के पहचान लिया। लेकिन पुलिस के मन में एक डाउट बैठ गया। पुलिस ने तनु चौधरी को हिदायत दी कि आप बिना पुलिस को सूचित किए कहीं नहीं जाएंगी। और फिर चूंकि व्यापारी सब वहाँ इकट्ठा थे, व्यापारी नेता सब इकट्ठा थे, ये तय हुआ कि पहले कल पोस्टमार्टम हो जाए, बॉडी आ जाए और बॉडी का अंतिम संस्कार कर लिया जाए, तब इन लोगों से कोई पूछताछ की जाए। ठीक भी है, पुलिस वैसे भी न पूछती, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता ऐसा। जब पुलिस को लगता है कि इनसे अगर नहीं पूछेंगे तो देर हो जाएगी, तभी अलग बुला के शांति से अलग से थोड़ी बहुत पूछताछ कर लेते हैं, वरना ज़्यादा पूछताछ शव के घर में मौजूद रहते नहीं की जाती। बहरहाल सुबह सुबह बॉडी वहाँ पहुँच गई। पोस्टमार्टम का अपना टाइम होता है, आफ्टरनून में पोस्टमार्टम शुरू हुआ और तब तक मृतक अनिल चौधरी के पिताजी, वो रामपुर के थाना शाहाबाद के रहने वाले थे। ये लोग, गांव था लोधीपुर, पिता का नाम था मन्नू सिंह। मन्नू सिंह ने जब उनको सवेरे खबर लगी, तो रात में खबर लग गई, सवेरे तक वो आ गए। सब पास ही पास है, 100-150 किलोमीटर के अंतर में है। रामपुर से वो मुरादाबाद पहुंच गए और मुरादाबाद और रामपुर तो बिल्कुल सटा हुआ है, 20-25 किलोमीटर का अंतर है। गांव का मुझे पता नहीं कि वो जब लोधीपुर से चले होंगे तो कटघर तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा। बहरहाल सवेरे वो आ गए, भोर होने से पहले। सबसे पहले उन्होंने दोनों बच्चियों से बात की, नव्या और मानवी से। मानवी ने सब बात तार तार करके बता दी कि वो कैसे आए, क्या हुआ और कैसे पापा को मारा, कैसे मैंने उनकी हाथ पकड़ने की कोशिश की, कैसे मैं चिल्लाई, मेरे चिल्लाते ही वो भाग खड़े हुए। फौरन मन्नू सिंह ने FIR लिखवाई उन्हीं दोनों लोगों के खिलाफ, मोहित और आमोद गुप्ता के खिलाफ। पुलिस इन दोनों को ढूंढने लगी। जब अंतिम संस्कार हो गया तो पत्नी को, यानी तनु चौधरी को बुला लिया गया थाने पर, क्योंकि वहाँ भीड़ थी, घर वाले थे, रिश्तेदार थे, वहाँ पूछताछ करना उचित नहीं लग रहा था महिला से। उनको थाने पर बुला लिया गया। पुलिस आमोद गुप्ता और मोहित को ढूंढने लगी। बहजोई मोहल्ला टंकी पर रहने वाला था मोहित, और मोहित के ही घर में एक मोहित अपने घर पर नहीं मिला। जब पुलिस उसको देखने गई, पुलिस ने उसकी तलाश करनी शुरू की और साथ ही साथ आमोद गुप्ता की भी तलाश करनी शुरू की। आमोद गुप्ता सवेरे सवेरे, यानी ये सैटरडे और संडे की दरमियानी रात की घटना थी, और संडे की सुबह सुबह वो जख्मी और बेहोशी की हालत में मुगलपुरा क्षेत्र में आमोद पड़ा हुआ सड़क के किनारे मिल गया। कुछ भी कहने सुनने की हालत में नहीं था। पुलिस ने फौरन उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया और संडे की सुबह
8-9 बजे के बीच में आमोद गुप्ता की मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाए। उसी आमोद गुप्ता की जिसके बारे में बच्चियों ने बताया था कि उन्होंने या 2 लोगों ने चाकुओं से उसको मारा था। फिर उसके बाद पुलिस मोहित की तलाश में लग गई कि मोहित कहाँ मिलेगा। मोहित दरअसल बहजोई मोहल्ला टंकी का रहने वाला था और ये आमोद गुप्ता वो कटरा बीच छत्ता में रहता था। खैर पुलिस को सफलता मिली। आमोद तो मर गया था, मोहित पकड़ा गया। मोहित जब थाने पर आया उस समय थाने पर मृतक अनिल चौधरी की पत्नी तनु चौधरी भी मौजूद थी। पुलिस परेशान थी कि एक बड़ा व्यापारी मरा। जिन 2 लोगों का नाम बताया गया उनमें से एक ऑलमोस्ट मरी हुई हालत में मिला। उसके भी हाथ में चाकू के बहुत गहरे जख्म थे। पुलिस ने उसका भी पोस्टमार्टम कराया और उन चाकू के फल जो उसको लगे थे और जो अनिल चौधरी को लगे थे उनका मिलान करवाया। पता लगा एक ही चाकू से दोनों पर हमला हुआ है। पुलिस यही पूछताछ मोहित से करने लगी कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। पुलिस को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, आवभगत करनी पड़ी। उसकी जो आवभगत पुलिस करती है जब थाने के भीतर किसी की, आप समझ सकते हैं कैसे आवभगत करती है और कैसे विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ की जाती है। पूछताछ में जब थोड़ा टाइम निकला, घंटा 1.5 घंटा, बस मोहित अपनी औकात पर आ गया। उसने पूरा किस्सा बता दिया। जब उसने पूरा किस्सा बता दिया तो सारा फोकस अनिल की पत्नी तनु चौधरी पर पुलिस का चला गया। वो इधर बताता जाता था और पुलिस तनु चौधरी से उसको वेरीफाई करती थी। पता यूं लगा कि आमोद के घर पर एक तांत्रिक रहा करते थे जिनका नाम था कन्हैया। कन्हैया के घर पर तांत्रिक रहा करते थे और बताते थे कि बालाजी की चौकी लगाते हैं, बालाजी का दरबार लगाते हैं। मोहित ने उनको अपना गुरु मान लिया था सार्वजनिक रूप से। वो गुरु जी के आदेश पर वो सारा काम करता था और आमोद के घर में वो रहते थे। तनु के 2 लड़कियां ही थी। आपस में जब बातचीत फैलती है कि फला गुरु जी हैं, वो चौकी लगाते हैं और फिर मान्यता पूरी हो जाती है। तो तब ऐसी ही एक चौकी के बारे में सूचना मिलने पर तनु अपने दोनों बेटियों को लेकर गुरु जी से यानी कन्हैया से मिलने गई। जब लोग वहां पर भीड़ खत्म हुई, तन्हाई में बातचीत की तनु ने गुरु जी से और गुरु जी से कहा कि हमारा ये कष्ट है और 2 लड़कियां हैं, मुझे बेटे की चाहत है, बेटा हो नहीं रहा है, 7-8 साल हो गए हैं। गुरु जी की आंखों में चमक आ गई। उनको लगा कि शिकार फंसा। उनका अच्छा ठीक है, मैं चौकी लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह की बातें उन्होंने की और फिर फोन नंबर तुरंत ले लिया। गुरुजी में और तनु में बातचीत होने लगी। इस बीच गुरुजी का तनु के यहां आना जाना शुरू हो गया। ऐसे वक्त में जरूर आते थे जब अनिल चौधरी अपने व्यवसाय के सिलसिले में घर से बाहर हुआ करते थे। आना जाना इतना हुआ कि वो बालाजी के दर्शन कराने के लिए या मांगी मुराद पूरी करने के लिए तनु कन्हैया के साथ राजस्थान के कई चक्कर लगाई। दिन में जाती थी ये कह के कि मैं दरबार में जा रही हूँ और फिर रात में रुकती थी, अगले दिन आती थी। साथ में कन्हैया होता था। धीरे धीरे दोनों के संबंध हो गए।
उसको कन्हैया ने ये वादा कर दिया कि तुम्हें बेटा जरूर होगा, तुम चिंता न करो। कैसे होगा बेटा, आप समझ सकते हैं कि जो कई बार ये राजस्थान गए, रात में उसके साथ रुके, तो कहाँ के तांत्रिक और उनमें और ठगों में कोई अंतर नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत ढेर सारी प्लेलिस्ट में तंत्र और मंत्र से संबंधित सारी घटनाओं की प्लेलिस्ट में उनके एपिसोड नंबर हैं, आप देख लीजिए। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं इन तांत्रिकों ने कर डाली हैं। बहरहाल अंतिम बार जब वो लौट कर आए तो मोहित के घर उन्होंने ये माता रानी का दरबार लगाया, बालाजी का दरबार लगाया, और वहां पर उन्होंने फिर से तनु को इनवाइट किया। तनु वहां पहुंच गई अपनी दोनों बच्चियों के साथ। घर आमोद गुप्ता का, कन्हैया आमोद गुप्ता के घर में रहते थे, लिहाजा आमोद गुप्ता भी वहां, उस पर बड़ी भीड़ होने लगी कन्हैया तांत्रिक के ऐसे दरबारों में। जब लोग शाम को चले गए तो कन्हैया, मोहित और तनु एक साथ थे। कन्हैया ने अपने जेब से एक पैकेट निकाला जिसमें नींद की गोलियां थी और ये कहा कि आज रात में जब अपने पति को दूध पिलाओगी तो उसमें ये 20 गोलियां मिला देना, और दरवाजे में कुंडी मत लगाना। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा ये टंटा खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पति यानी अनिल चौधरी से बेटा तुम्हें नहीं हो सकता। दिखाने के लिए कन्हैया को रक्षाबंधन के दिन राखी भी बांधती थी और उनको भैया भैया कह के बुलाती थी, और वो भी बहना बहना करके बुलाता था। लेकिन संबंध उनके जो थे उसका खुलासा दोनों ने, आमोद तो खैर मर ही गया, मोहित ने थाने पर किया था। बाद में तनु ने भी इसकी स्वीकारोक्ति थाने के भीतर कर ली थी। बात बिल्कुल वही हुई 1 बजे। इस बीच में जब कन्हैया और मोहित, कन्हैया ने कहा कि मैं भीतर जाऊंगा तो मुझे सारे बच्चे, दोनों बच्चे उसके अच्छी तरह पहचानते हैं, मेरा भीतर जाना ठीक नहीं है। मोहित ने कहा मेरा अकेले वहां जाना ठीक नहीं है, किसी एक को और तैयार करिए। तो उन्होंने अपने मकान मालिक आमोद गुप्ता को बुलाया, वो भी उनके शिष्य थे। आमोद गुप्ता से कहा कि बहुत ज़रूरी काम में तुमको मोहित का साथ देना है। और फिर जब वो आनाकानी करने लगा तो शराब मंगाकर मोहित गुप्ता उसको आमोद गुप्ता को पिलाई। आमोद गुप्ता सहर्ष तैयार हो गए। एक मोटरसाइकिल पर आमोद गुप्ता और मोहित ने कहा कि नहीं, करना ही करना है, गुरुजी का आदेश है, इसको हर हाल में करना है। और दूसरी मोटरसाइकिल पर अकेले कन्हैया तांत्रिक 1 बजे के आसपास घर के पास पहुंचे। दरवाजा भिड़ा हुआ था, सिटकिनी भीतर से नहीं लगी थी। आमोद और मोहित भीतर चले गए। बाहर कन्हैया मोटरसाइकिल पर निगरानी करता रहा। भीतर जाने पर लाइट्स ऑफ थी। तनु ने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर अपने पति की पहचान कराई और कहा जल्दी काम तमाम कर दो, यानी जल्दी कर दो, जल्दी खत्म कर दो, फिनिश करो, जो भी वर्ड इस्तेमाल किया हो। और जैसे ही उसके इन लोगों ने उसकी शक्ल मोबाइल की लाइट में देखी, मोहित ने ताबड़तोड़ चाकुओं से उसकी गर्दन और उस पर सीने पर वार किया। उस अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में शुरुआती चाकुओं के पड़ने के बाद ही जब उसके मुंह से चीख निकली तो पास में सो रही मानवी जग गई। 13 साल की उम्र थी, बच्ची बड़ी हो गई थी, समझदार थी। जहां लाइट जल रही थी, जहां चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला हो रहा था, वो लाइट में था और बच्ची बेचारी अंधेरे में सो के उठी थी। उसने सबको अच्छे से देख लिया। वो अपने पिता पर कूद गई और जोर जोर से हल्ला करने लगी, मार डाला, पापा को मार डाला। जैसे ही मानवी ने शोर करना शुरू किया,
वैसे ही ये दोनों वहां से दबे पांव भाग गए। लेकिन जब आमोद खड़ा हुआ तो वो लड़खड़ाने लगा। टॉर्च की रोशनी में देखा गया तो उसे भी इसी चाकूबाजी के दरमियान जब मोहित उसे मार रहा था, उसके हाथ में भी आर पार का जख्म हो गया था और बहुत ढेर सारा खून निकल रहा था। मोहित ने अपना अंगोछा जो मुंह में बांध के गया था वो फौरन उसके बाजू में लपेट के उसने बाजू में लपेट दिया। दोनों भागे वहां से। उस समय कन्हैया थोड़ा आगे चौराहे पे जाके रुका। ये उसको मोटरसाइकिल पर संभाल के अपने साथ वहां तक ले गए। मोटरसाइकिल वहीं उन्होंने खड़ी कर दी अपनी, और कन्हैया, आमोद और मोहित तीनों एक मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। बीच में उन्होंने आमोद को बिठा लिया क्योंकि ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, और ये कहा कि पहले इसको अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। मुगलपुरा के पास पहुंचते पहुंचते वो बेहोश हो गया और वहीं पर गिर गया मोटरसाइकिल से। उसको गिरा हुआ देखकर उसके हाथ में चाकू जो उस समय थी, चाकू भी छूट गई। उसे गिरा हुआ देखकर कन्हैया और मोहित वहां से भाग गए, सीधे घर गए, अपना कपड़ा वपड़ा हुलिया चेंज किया, खून लगे हुए खून से कपड़ों को नाले में फेंक दिया, और जो चाकू थी उसको उन्होंने अटल घाट के पास झाड़ियों में छिपा दिया। ये कहानी सुनकर पुलिस हैरान हो गई कि एक पत्नी ने एक भरा पूरा परिवार, पैसे की कोई कमी नहीं, और एक टुच्चे से तांत्रिक के चक्कर में, उसके प्यार में कह लीजिए, उसके बहकावे में कह लीजिए, जिस चीज में कह लें, अपने पति का अपने सामने ही कत्ल करा दिया। खैर, एक न्याय तो ऊपर वाले ने किया। आमोद मौके से ही थोड़ी दूर पर कटे पीटे मरे पड़े पाए गए, और बाकी पुलिस ने पत्नी तनु, कन्हैया और मोहित को, तीनों को गिरफ्तार करके कल जेल भेज दिया। परसों आज की घटना देखिए। मैंने जाने कितनी घटनाओं में तांत्रिकों, मौलवियों और बाबाओं की सच्चाई बताई है। प्लेलिस्ट पर चले जाइए, सब कहानियाँ जितनी अपने इस तरह अपराध में तांत्रिकों ने जो कुछ किया है, उन सारे एपिसोड्स को मैंने एक जगह कर दिया है। उनको देखिए कि कैसी कैसी घटनाएं इन्होंने की हैं और कितने ढोंगी होते हैं ये सब। और नहीं आप पढ़ना चाहते हैं तो इनकी करतूतों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और यही इस घटना में हुआ कि महिला की 2 बच्चियां थीं, वो बेटे की चाहत में इनके यहाँ चली गई, और जब इनके यहाँ गई कि मुझे बेटा नहीं है, मुझे बेटा चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल पैदा होगा, तुम चिंता न करो, और खुद ही उस बेटे के बाप बनने का प्रयास करने लगे। ये तांत्रिक, ढोंगी तांत्रिक, हत्यारा तांत्रिक। और इन लोगों के झांसे में ज़्यादातर महिलाएं ही आती हैं। इस तरह के किसी भी ढोंगी के यहाँ, किसी भी तांत्रिक के यहाँ, मौलवी के यहाँ, पाखंडियों के यहाँ, तंत्र साधना करने वालों के यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ महिलाओं की होती है। जरूरी नहीं कि वो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, व्यवसाय के लिए, घर के लिए, द्वार के लिए जाती महिलाएं ही हैं। सबसे पहले महिलाएं ही उनके इस पाखंड से प्रभावित हो जाती हैं। आप किसी भी बड़े बाबा का नाम ले लीजिए, उनके आसपास महिलाओं की भीड़ ही दिखाई पड़ेगी। ऐसा ही यहाँ हुआ, और महिला को उस ढोंगी तांत्रिक ने ये कन्विंस कर लिया कि मेरी तंत्र साधना में ये साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा पति तुम्हारे बच्चे की या तुम्हारे बेटे की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता, और जब तक ये जिंदा रहेगा
तुम्हें बेटा नहीं होगा। अब आप सोचिए कि महिला कन्विंस कैसे हुई कि जब पति ही नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा, लेकिन कन्विंस कर लिया। जैसे तांत्रिक लोग करते हैं, ढोंगी लोग करते हैं, पाखंडी लोग करते हैं। और एक चौकी जहां लगाई थी वहां उसको नींद की गोली दी, रात में दूध से मिला देना, दरवाज़ा खुला रखना, बाकी सब काम हो जाएगा। बिल्कुल सही जो है, इसमें मुहूर्त बहुत सही है, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। वही हुआ, उसने दूध में मिला के दिया और उसके बाद फिर उन्होंने पिया। पीने के बाद वो गहरी नींद में सो गए। दरवाजे में सिटकिनी नहीं लगाई, भिड़ा कर रखा। ये दोनों शिष्य, परम शिष्य तांत्रिक के चाकू लेकर पहुंच गए। अंधेरा था, लाइट जलाना उचित नहीं था, दोनों बच्चियां भी सो रही थीं। मोबाइल की रोशनी में उन्होंने पहचान करा दी कि यही है अनिल चौधरी मेरा पति, और इन्होंने चाकुओं से उस गोद कर उसकी हत्या कर दी। बच्ची थी, चीख की आवाज़ में उठ गई, उसने पहचान लिया। लेकिन तब भी जब महिला से ये पूछा गया कि ऐसे तो तुम वैसे भी पकड़ जाती, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं था, वो चुपचाप चले जाते। फिर पूरे घर का सामान मैं बिखराती, पूरे घर का सामान, और तब बच्चियों को उठाती और चिल्लाती कि डकैतों ने हमारे घर में डकैती डाल के लूट लिया और पति ने रजिस्ट किया तो उसको मार दिया। लेकिन बच्ची ने सारा खेल बिगाड़ दिया। पुलिस के आने और इस घटना के चिल्लपों पर मोहल्ले वालों के आने के बीच का जो 15-20 मिनट का समय था, उसमें उसने दोनों बच्चों को हिदायत की थी कि खबरदार, कोई सवाल पूछेगा जवाब हम देंगे, तुम लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम बोलोगी तो अच्छा नहीं होगा। बच्चियों ने माँ के इस आदेश का पालन भी किया। लेकिन जब माँ एकदम सफ़ेद झूठ बोले जा रही थी पुलिस से, तभी मानवी ने टोक दिया कि आमोद अंकल और मोहित अंकल, ये दो लोग आए थे जिन्होंने पापा को मारा है। वहीं से तनु चौधरी का सारा खेल बिगड़ गया। इसलिए आमोद अपनी गति को प्राप्त हो गया, जो उसने किया था ईश्वर का तात्कालिक दंड उसे मिला। तनु, कन्हैया और मोहित जेल भेज दिए गए, और आशा है कि ऊपर वाला इनका भी जल्दी ही कोई न कोई निस्तारण कर देगा। मैं बार बार कहता हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कभी मत पड़िए इन ढोंगियों के चक्कर में, इन पाखंडियों के चक्कर में जो वेश बनाए घूम रहे हैं। बाबा हूँ, मैं मौलवी हूँ, तांत्रिक हूँ, कोई भी हो सकता है, सब समान है इस बात को लेकर आपका पैसा ले लेंगे, आपको बिल्कुल कंगाल कर देंगे, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, आपके सामने तमाम ढोंग रचेंगे और आप इनके चक्कर में पड़ जाएंगे। मत पड़िए इनके चक्कर में, कोई ज़रूरत नहीं इनसे मिलने की, कोई ऐसा मर्ज नहीं है, कोई ऐसी शारीरिक दिक्कत किसी को नहीं है जिसका मेडिकल साइंस में इलाज ना हो। बहुत एडवांस है, और देश, हमारा देश तो मेडिकल साइंस में बहुत आगे है। और उन्हें कौन सी पैसे की कमी थी कि उन्हें कोई इलाज कराने में दिक्कत थी। तमाम मुरादाबाद में भी IVF सेंटर्स एक नहीं सैकड़ों हजारों हैं। किसी से बात तो करते, किसी डॉक्टर से सलाह तो लेते, लेकिन महिला तो बस जो करेंगे वो तांत्रिक बाबा करेंगे। इसलिए मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मत पड़िए ऐसे पाखंडियों के चक्कर में, कभी मत पड़िए, कभी इनके नज़दीक ही मत जाइए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।